तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विरलदान गढ़वी। वेलकम टू द अतः आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो देखने जा रहे हैं चैप्टर वो है सुश्रुत सूत्र स्थान का अध्याय नंबर 26 प्रनष्ट शल्य विज्ञानी अध्याय। ठीक है, इसका पहले का जो चैप्टर था वो था जो 25 वाला चैप्टर था अष्टविध शस्त्र कर्मीय देखा था। ठीक है, तो जो शस्त्र के 8 कर्म थे उसके इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखा था। वहाँ पर हमने स्पेसिफिक C1 कर्मा जो था उसमें हमने कॉन्ट्रा इंडिकेशन में क्या क्या देखा था। तो जब आप रिकॉल करेंगे तो हमने प्रीवियस क्लास में बताया था कि क्षार अग्नि से कोई भी व्रण बना है या फिर विष से कोई भी वुंड बना है, ठीक है, वहाँ पर आपको सूचरिंग नहीं करना है। बाद में एक वर्ड आया था कि अंतः शल्य, जहाँ पर जिस वुंड के अंदर शल्य है, जिस वुंड के अंदर शल्य रहता है वहाँ पर आपको सूचर कर्म नहीं करना है, या फिर कोई भी प्रोसीजर जैसे कि बैंडेजिंग या फिर आप ड्रेसिंग कर लो, कोई सा भी सूचन करो, कोई से क्रिया नहीं करना है। करना क्या है, एक ही कर्म करना है, पहले उस फॉरेन बॉडी या उस शल्य को वुंड के अंदर से बाहर निकालना है। वो हमारी पहली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगी। ठीक है, तो मेन क्या है कि जो शल्य है, फॉरेन बॉडी है जो वुंड के अंदर है, उसको बाहर निकालेंगे, बाहर में उस व्रण का शोधन करेंगे और यानी कि प्रक्षालन करेंगे शोधन कषाय से, और बाद में क्या करेंगे, सुचरिंग करेंगे या फिर ड्रेसिंग करेंगे, वो सब करेंगे। अभी जो वुंड के अंदर जो शल्य है, ठीक है, वो शल्य कहाँ पे है, ठीक है, वो हमें पता नहीं है। कई बार कैसा होता है कि वो शल्य है वो बाहर से दिख जाता है, कई बार वो शल्य छोटा होता है या फिर ज़्यादा फोर्स से लगता है तो वो शल्य अंदर की ओर चला जाता है। तो वो शल्य अब कहाँ पे स्थित है, किस अवस्था में है, वुंड से कितना दूर है या वुंड से पास है, वो हम कैसे जानेंगे। इसके लिए उसका बाद में जो चैप्टर है 26 प्रनष्ट शल्य विज्ञानी, उस चैप्टर में आगे सुश्रुत जी बात करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 26 प्रनष्ट शल्य विज्ञानी है। ठीक है, तो उसका जब हम डिकोड करेंगे उसके नाम का, तो वहाँ पर है प्रनष्ट शल्य। ठीक है, प्रनष्ट शल्य यानी कि ऐसा शल्य कि जो बाहर से नहीं दिख रहा है, क्या हो गया है, नष्ट हो गया है। ठीक है, तो ऐसा शल्य कि जो हमारी आइज़ रहती है, ठीक है, तो हम नेक आई से नहीं देख सकते, बाहर से हम उसको नहीं देख सकते। ठीक है, तो ऐसा कोई शल्य है कि जो बाहर से डिसेपियर है, हमें नहीं दिख रहा है, उसका क्या करना है, विज्ञान या उसको जानने की जो भी विज्ञान यानी कि उसको जानने के जो भी उपाय है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो प्रनष्ट यानी कि जो भी नष्ट हुआ है, बाहर से डिसेपियर है, वो शल्य नहीं दिख रहा है, उसको जानने की जो भी प्रोसीजर है, जो भी उपाय है, जो भी टेक्निक है, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो इस चैप्टर को हम अब कैसे पढ़ेंगे, पूरे स्टोरी में ही आप याद रख लो। पहले हम पढ़ेंगे शल्य क्या है, शल्य जानना है। बाद में वो शल्य क्या करता है, वो वेलोसिटी में आता है, गति में आता है, तो हम शल्य की गति देखेंगे। बाद में वो शल्य किसी पेशेंट या पर्सन को लग जाता है तो वो शल्य पेशेंट के अंदर जब रहता है तो अंतः शल्य के लक्षण देखेंगे और वो शल्य जानने की टेक्निक देखेंगे। ठीक है, तो ये सब हम पूरे सीक्वेंस में हम देखेंगे। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि शल्य क्या है। ठीक है, पहले हमें जानना पड़ेगा कि शल्य क्या है। तो शल्य की परिभाषा कह लो या फिर व्युत्पत्ति कह लो कि शल्य किस शब्द से बना हुआ है। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत ने श्लोक नंबर 3 में दिया हुआ है कि शल और स्वल, ये दो शब्द से शल्य की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, शल और स्वल, ठीक है, ये दो शब्द से शल्य की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, वो कौन से धातु से आया हुआ है, तो वो है आशुगमने धातु, यानी कि जो शल्य है वो किस धातु से जुड़ा हुआ है, तो गमन धातु, यानी कि जो शल्य होता है वो गति के स्वरूप में रहता है। शल्य यानी कि जो गति के स्वरूप में रहता है, जो ऑलवेज मूवमेंट के स्वरूप में रहता है, वो होता है शल्य। यहाँ पर क्या है कि शल्य है। ठीक है, तो शल्य में उसकी उत्पत्ति में शल धातु प्लस यत् प्रत्यय जब लगता है तब बनता है हमारा शल्य। ठीक है, तो सल धातु और यत् प्रत्यय मिलकर शल्य बनता है। ठीक है, वो किस धातु से बना हुआ है, आशुगमन धातु से बना हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। और शल्य क्या है कि जो हमारे शरीर में पीड़ा पहुंचाता है। ठीक है, तो शल्य की डेफिनेशन जब आप देखते हैं कि सर्व शरीर आबाद करम शल्यम, यानी कि जो पूरे शरीर में आबाद करम यानी कि जो पूरे शरीर में पीड़ा पहुंचाता है, रुझा पहुंचाता है, ठीक है, पेन उत्पन्न करता है, वो होता है शल्य। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने लायक है कि जब हमने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था, क्या था, अग्रोपहरणीय अध्याय, तब वहाँ पे शल्य की डेफिनेशन ऐसी आई थी कि तत्र मन शरीर आबाद कराणी शल्यानी तेषाम आहारण उपाय यंत्राणी।
वहाँ पे क्या था, मन और शरीर दोनों को आबाद करने वाला शल्य था, पर यहाँ पे सिर्फ सर्व शरीर आबाद कर ही क्यों कहा है, कि ये जो चैप्टर है उसमें हम वो शल्य को बाहर निकालने की टेक्निक देखेंगे। तो ऐसे कुछ शल्य की जो फिजिकल है, जो शरीर में बाधा पहुँचाते हैं, ना कि मन में, ऐसे शल्य के जो शरीर में बाधा पहुँचाते हैं, जो फिजिकल शल्य है, जो फंसे हुए हैं, ठीक है, उसको बाहर निकालना है। इसीलिए इस श्लोक में सर्व शरीर आबाद करम शल्यम ये बताया हुआ है। तो ये रेफरेंस पूछ सकते हैं कि सर्व शरीर आबाद करम शल्यम ये कहाँ का है, सुश्रुत सूत्र 5 का है, सुश्रुत सूत्र 26 का है। तो ये आपको रेफरेंस याद रखना है। बाद में शल्य शास्त्र क्या है, तो जो शास्त्र या जो भी तंत्र जिसमें ये शल्य का उपदेश हुआ है कि शल्य क्या है, शल्य की गति क्या है, शल्य के बारे में, व्रण के बारे में, ठीक है, तो पूरा जो शल्य के बारे में जो भी शास्त्र उपदेश करता है उसको शल्य शास्त्र कहते हैं। तो ये हो गया हमारा शल्य के बारे में। बाद में अभी हम देखेंगे शल्य के भेद, ठीक है। तो मेनली शल्य के 2 भेद होते हैं, द्विविध शल्य, आपको कॉन्टेक्स्ट भी याद रखना है। शल्य के 2 भेद है अकॉर्डिंग टू 26 देखेंगे तो 2 भेद अलग अलग आएंगे। 27 जब चैप्टर पढ़ेंगे तब शल्य के भेद भी डिफरेंट है। तो किस चैप्टर में शल्य के भेद कितने और क्या है वो भी आपको याद रखना है। हमने वो जो सूत्र पढ़ा था कि तत्र मन शरीर आबाद कराणी शल्यानी, वो क्या था कि जो ऐसा पदार्थ की जो शरीर और मन में बाधा पहुंचाता है वो शल्य है, पर वो शल्य के भेद नहीं है। तो शल्य के भेद क्या है, तो आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि शल्य के 2 भेद है। पहला है शारीर और दूसरा है आगंतुज। मन नहीं है, शारीर और मन नहीं है, दूसरा है आगंतुज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऐसा एमसीक्यू पूछ लेता है कि शल्य के भेद कितने हैं, ठीक है। बाजू में शायद वो रेफरेंस भी दे दे कि सुश्रुत सूत्र 26, ठीक है। तो शल्य के भेद कितने हैं, उसमें से ऑप्शन होगी कि शारीर शल्य, मानस, आगंतुज और नॉन ऑफ द अबव। तो मेजोरिटी क्या क्लिक करेंगे, आगंतुज शल्य, क्योंकि शरीर और मन वो तो हमें पता चल जाएगा, पर ऐसा नहीं है, मन को शल्य के भेद में नहीं बताया है, शारीर और आगंतुज यही शल्य के भेद हैं। बाद में हम देखते हैं कि वो शल्य जो शारीर शल्य है और आगंतुक शल्य है वो कौन से हैं वो देखेंगे। तो शरीर शल्य के बारे में बताया कि शरीर शल्य कौन से हैं, तो दंत, रोम, नख और श्मश्रु। दंत यानी कि हमारा दांत, रोम यानी कि जो भी हमारे हेयर है वो, श्मश्रु जो भी है, बियर्ड ले लो, सिर के बार के आप कह लो, नख यानी कि जो भी हमारे नेल है वो सब शारीर शल्य है। इसके अलावा दोष, धातु और मल उसको भी शारीर शल्य में गिना हुआ है। बाद में ये अन्न है वो याद रखना है, क्योंकि अन्न हम क्या जानते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि अन्न है वो बाहर से हम लेते हैं तो वो आगंतुक शल्य हो गया, पर नहीं, अन्न को भी शरीर शल्य ही बोला है। तो उनकी वजह से जो भी आम बन रहा है वो आम हमारे शरीर में डिसीज उत्पन्न कर रहा है, व्याधि उत्पन्न कर रहा है, जिसे हमें बाधा पहुंचती है, पीड़ा उत्पन्न होती है, वो शारीर शल्य है, न कि आगंतुक शल्य है। ठीक है। बाद में हम पढ़ते हैं आगंतुक शल्य। आगंतुक शल्य कौन से हैं, आगंतुक शल्य है अदर देन द शारीर शल्य विच प्रोड्यूस दुख। ऐसे कोई शल्य की जो अदर देन यानी कि ये जो शल्य बताए, दंत, रोम, नख, श्मश्रु, अन्न, दोष, धातु, मल, इसके अलावा के जो भी शल्य है वो कहाँ पे आएंगे, आगंतुक शल्य में आएंगे, ठीक है। तो वो कई सारे हो सकते हैं। आगंतुक शल्य में बाहर से हमने किसी ने पत्थर मार दिया वो भी आगंतुक शल्य हो गया, बाहर से हमें किसी ने गोली मार दी वो भी शल्य है। कई सारे आगंतुक शल्य हो सकते हैं, पर आचार्य सुश्रुत है वो स्पेसिफिक शल्य आगंतुक बताते हैं। जैसे शारीर शल्य बताया है वैसे आगंतुक शल्य है वो भी स्पेसिफिक बताते हैं। कौन से हैं वो देखते हैं। तो वो है लोहादि धातु, वेणु, वृक्ष, तृण, श्रृंग, अस्थि आदि पदार्थ, ठीक है। लोहादि धातु जो भी मेटल्स है वो शल्य है। वेणु यानी कि जो भी बांबू है, बांस है, ठीक है, वो भी शल्य है, आगंतुक शल्य है। वृक्ष है, तृण है यानी कि जो भी घास है, श्रृंग है यानी कि जो भी बैल के या फिर गाय के, बकरी के जो भी सिंग रहते हैं वो श्रृंग है। अस्थि आदि जो भी है वो आगंतुक शल्य है। यहाँ पर याद रखने लायक ही कि यहाँ पे ये अस्थि हमें लगा कि अस्थि है वो क्या है, शारीर शल्य है, क्योंकि दोष धातु मल बोला, ठीक है, दोष धातु मल बोला। बाद में हमने दंत देखा तो वो सब हमारे शारीर शल्य में थे, पर यहाँ पर अस्थि क्या बोला है, आगंतुक शल्य में। ऐसे कुछ अलग अलग होते हैं, वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो येलो कलर में है, वेणु, वृक्ष, तृण, श्रृंग, अस्थि आदि पदार्थ, ठीक है, उससे हमें डिफरेंट बताया है लोहादि धातु, ठीक है। क्यों, क्योंकि आगे बताते हैं कि इन सभी आगंतुक शल्य कई सारे हैं, ठीक है, कई सारे हो सकते हैं। उसमें से भी जो लोहादि धातु है, जो मेटल है,
उसको शल्यत्व का अधिकार दिया हुआ है। यानी कि आइडियल शल्य किसको कहेंगे, वो होगा लोहादी धातु। इन सभी में से कौन सा आइडियल शल्य है जो हम आगतुन शल्य से हम याद कर सकते हैं या फिर हम आगतुन शल्य हम समझ सकते हैं, तो वो है लोहादी धातु। जो भी मेटल से वो लोहादी धातु है वो आगंतुक शल्य में ले सकते हैं, वो आइडियल है, वो सबसे पहले आएंगे। बाद में वो लोहादी धातु यानी कि आगंतुक शल्य हम लोहादी धातु समझे, ठीक है। तो लोहादी धातु में क्या आएगा, एक्स भी आ सकता है, कुल्हाड़ी भी आ सकती है, नाइफ भी आ सकती है, सीजर भी आ सकती है, तलवार भी आ सकती है, कई सारी आ सकती है ना। लोहादी धातु से कई सारी चीज़ें आ सकती है जो आगंतुक शल्य है। उसमें से भी स्पेसिफिक आइडियल कौन सा लोहादी धातु में कौन सा आगंतुक शल्य का कौन सा आइडियल है, उसके बारे में आगे से शुरू बताते हैं कि सर और बाण। सर यानी कि जो भी एरो है, जो भी बाण है, उसको क्या बताया है, शल्यत्व का अधिकार दिया हुआ है। यानी कि आपको जब आगंतुक शल्य ऐसा बताया जाए या फिर किसी कॉन्टेक्स्ट में आगंतुक शल्य आता है, तब आपको कुछ सोचे समझे बिना आपको सर यानी कि बाण को ही माइंड में समझना है। सर शल्य है वही आगंतुक शल्य है, क्योंकि उसको अधिकार दिया हुआ है। इसके लिए 3 रीजन बताए हुए हैं। पहला है दुर्वारत्वाद, यानी कि जो क्यों बाण को, लोहादी धातु को ही आगंतुक शल्य बताया, क्योंकि वो दूसरे की कंपैरिजन में क्या होता है, दुर्वारत्वाद, अधिक पीड़ा पहुंचाते हैं। बाद में अणुमुखत्वाद, यानी कि उसका जो मुख रहता है, उसका टिप रहता है, वो माइन्यूट रहता है, अणु रहता है। और दूर प्रयोजनक करत्वाद, यानी कि दूर से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, दूर से हम बाण या फिर तीर छोड़ के किसी को मार सकते हो, पीड़ा पहुंचा सकते हो। तो इसीलिए लोहादी धातु में से भी आइडियल सर बाण को हम शल्यत्व का अधिकार देंगे। बाद में देखते हैं ये सर यानी कि ये जो बाण है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं कर्णी और एक होते हैं श्लक्ष्ण, ठीक है। आप फिगर में देख रहे होगे कि जो कर्णी है उसके टिप में देखेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, एक कर्णी का जैसा बाहर उभरा हुआ नोच जैसा, ठीक है, धारदार शार्पनेस जैसा कुछ रहेगा, तो वो हो गया कर्णी शल्य, सर शल्य। दूसरा है श्लक्ष्ण, यहाँ कि उसकी टिप में कुछ ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है, सिंपल सिंपल एकदम गोल राउंडेड उसका हेड होगा, तो वो हो गया श्लक्ष्ण सर शल्य। और कर्णी, तो ये सर के 2 टाइप है, कर्णी और श्लक्ष्ण, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हमने शल्य के बारे में पढ़ लिया, शल्य के भेद क्या है, शल्य क्या है वो पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, वो शल्य की गति, ठीक है। तो वो शल्य कितनी गति या फिर कितनी मूवमेंट से हमें लग सकते हैं। तो टोटल आचार्य सुश्रुत ने 5 दी हुई है, 5 गति है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में जब आप यूजी के एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर ये 2 मार्क में पूछा जाता है कि शल्य की पंचविध गति कौन सी है। तो अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत 5 गति है, कौन सी है, ऊर्ध्व, अधो, अर्वाचीन, तिर्यक एंड रुजु, ये 5 गति अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत है, ठीक है। उसमें से सबसे पहली ऊर्ध्व गति, तो ऊर्ध्व गति यानी कि आचार्य डल्हने उसकी टीका में बताते हैं कि अधस्ताद आगत, यानी कि ऐसा कोई शल्य की जो नीचे से आके लगता है, नीचे से आके ऊपर की ओर लगता है, वो है ऊर्ध्व गति, ठीक है। वो आपको ये याद रखना है कि ऐसा कोई शल्य की जो नीचे से आके अधस्ताद आगत, नीचे से आता है और ऊपर की ओर लग जाता है, वो होती है शल्य की ऊर्ध्व गति। अधोगति यानी कि ऐसा शल्य की जो उपरिष्टाद आगत, यानी कि ऊपर से आता है और नीचे की ओर लग जाता है, वो है अधोगति, ठीक है। हमें कांटा लगता है तो नीचे से कांटा लगता है, तो वो हो गई शल्य की ऊर्ध्व गति। हमें ऊपर से, मान लो किसी ने ऊपर से हेलीकॉप्टर में से हमने गोली मार दी हमारे हेड में, तो वो हो गई अधोगति, क्योंकि वो उपरिष्टाद आगत, ऊपर से आता है नीचे की ओर, तो शल्य की अधोगति होती है। अर्वाचीन में आचार्य डल्हन बताते हैं कि पार्श्वाद आगतस्य, पार्श्वाद आगतस्य यानी कि पीछे से आता है और आगे से निकलता है, ठीक है। तो हमारे पृष्ठ भाग जो पीछा बैक वाला रीजन है वहाँ से आता है शल्य और आगे से निकलता है, वो हो गया अर्वाचीन, ठीक है। चौथा है तिर्यक गति। तिर्यक गति में आचार्य डल्हन बताते हैं कि पार्श्वाभ्याम आगतस्य, यानी कि पार्श्व साइड से आता है, जो हमारा फ्लैंक रीजन है, लेफ्ट या राइट, ठीक है, कोई एक साइड से आता है और एक साइड से निकल जाता था, ये हो गया तिर्यक गति। तिर्यक यानी कि ओब्लिक नहीं लेना है, टीका देखेंगे तो हमें जानने मिलेगा कि तिर्यक गति यानी कि पार्श्वाभ्याम आगतस्य, यानी कि साइड से आता है और निकलता है, तो पार्श्वाभ्याम आगतस्य यानी कि ये तिर्यक गति है। रुजु गति यानी कि अग्र प्रदेशाद आगतस्य, अग्र प्रदेशाद यानी कि आगे से एंटर होता है और पीछे से निकलता है, ठीक है, आगे से एंटर होता है और पीछे से निकलता है, तो ये हो गई रुजु गति।
बिल्कुल ऑपोजिट है अर्वाचीन का। अर्वाचीन पृष्ठ बैक में से नहीं आता है, शल्य लगता है और आगे से निकलता है, ठीक है, या फिर बैक में से आके अंदर रुक जाता है, वो अर्वाचीन गति हो गई। रुजु गति यानी कि जो आगे से आता है, आगे हमारे चेस्ट या फिर जो एब्डोमेन रीजन है वहाँ से हमें लगता है, ठीक है, तो ये हो गई रुजु गति। ये हो गया अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत शल्य के शल्य की गति। अभी चरक ने शल्य तो माना ही नहीं है, ठीक है, शल्य का उसका अधिकार भी नहीं है, तो चरक ने कोई शल्य की गति दी हुई नहीं है। जब हम वाग्भट की बात करते हैं तो वाग्भट ने शल्य की 5 गति और 3 गति ऐसे 2 दिया है। जब हम अष्टांग हृदय की बात करते हैं, ठीक है, अष्टांग हृदय, तो अष्टांग हृदय में आचार्य वाग्भट ने 5 गति दी हुई है। कौन सी है, ठीक है, तो जो मैं ब्लू कलर में आपको दिखा रहा हूँ, ऊर्ध्व गति, अधो गति, ठीक है, तिर्यक गति और रुजु गति, ये कॉमन, ये सेम है, ये सेम माना है, ठीक है। अर्वाचीन की जगह क्या माना है वाग्भट ने, वक्र गति, ठीक है, वाग्भट में स्पेसिफिक अष्टांग हृदय में, ठीक है, अष्टांग हृदय में वाग्भट ने ऊर्ध्व गति, अधोगति, तिर्यक गति, रुजु गति के साथ साथ अर्वाचीन को निकाल के, जो सुश्रुत ने अर्वाचीन बोला है उसको निकाल के वक्र गति है वो ऐड किया है, ठीक है। ये हो गया अकॉर्डिंग टू आचार्य वाग्भट अष्टांग हृदय। जब अष्टांग संग्रह देखते हैं तब अष्टांग संग्रह में वाग्भट ने 3 गति बताई है। कौन सी है, मैं जो पिंक कलर में दिखा रहा हूँ वो है ऊर्ध्व गति, अधोगति और तिर्यक गति। 3 ही गति है अकॉर्डिंग टू आचार्य वाग्भट अष्टांग संग्रह, ऊर्ध्व गति, अधोगति और तिर्यक गति। उसमें से आगे आचार्य वाग्भट है वो ऊर्ध्व गति के 2 टाइप बताते हैं, ठीक है, एक है रुजु और एक है वक्र, ठीक है, तो ये 2 टाइप ऊर्ध्व गति में सब टाइप देते हैं, ठीक है। तो टोटल में जो मेन है वो ऊर्ध्व, अधो और तिर्यक गति है, बाद में ऊर्ध्व गति में रुजु और वक्र है। ये हो गई शल्य की गति अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आचार्य। अभी शल्य की गति होके शल्य आके हमें लग जाता है, तो जो शल्य है वो हमारे शरीर के अंदर रहता है, ठीक है। तो क्या होते हैं कि अंतः शल्य के हमें लक्षण देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो वो हम अभी देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो भी पंचविध गति ऑफ द शल्य है, ठीक है, वो ड्यू टू वेगक्षयात और प्रतिघाताद शल्य व्रण वस्तु अवतिष्ठते, यानी कि हमारी बॉडी में वह शल्य क्यों ठहर जाता है, ठीक है, उसके लिए 2 रीज़न है। पहला है वेगक्षयात, जो शल्य था वो वेलोसिटी में था, ठीक है, एक वेग में था, उसका वेग क्षय हुआ क्योंकि हमारा जो पर्सन है उसका शरीर बीच में आया, उसकी व्रण वस्तु बीच में आई, उससे उसका वेग क्षय हो गया, इसीलिए शल्य व्रण वस्तु अवतिष्ठित थे, इसलिए शल्य है वो व्रण वस्तु में आके ठहर जाता है। अगर मान लो कि वो शल्य का वेग इतना ज़्यादा है कि वो उसका वेग क्षय नहीं होता है, तो क्या होगा, जो भी शल्य होगा वो आर पार निकल जाएगा, ठीक है, पंचर करके बाहर निकल जाएगा, पियर्स कर जाएगा। तो ये शल्य जो व्रण वस्तु में अवतिष्ठ करता है, जो रहता है, इसके लिए वेगक्षय है वो एक रीज़न है। दूसरा बताया है प्रतिघाताद, जो ऑपोजिट फोर्स लगता है हमारी बॉडी का, ठीक है, वो 2 रीजन से शल्य की जो गति है, इससे क्या होता है, शल्य होता है वो व्रण वस्तु के अंदर लग जाता है। बाद में हम देखते हैं अंतः शल्य के लक्षण, ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले सामान्य लक्षण और विशेष लक्षण। सामान्य लक्षण क्या है, हमारे बॉडी के अंदर शल्य है, ठीक है, तो कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे, तो जहाँ पर भी शल्य लगा हुआ है, जहाँ पर भी घाव बना हुआ है, वो कैसा होगा, श्याव, यानी कि श्याव कलर का हो जाएगा, ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो जाएगा, जैसे आपको फोटो में दिख रहा है। बाद में पीड़िका युक्त वहाँ पर कुछ पीड़िका या फिर इन्फ्लेमेशन जैसा देखने को मिलेगा, ठीक है, शोध होगा, वेदना होगा, मुहुर्मुहुर रक्तस्राव, वहाँ से ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, बुदबुद यानी कि फ्रोद या फिर फेन उद्गम देखने को मिलेगा, और उन्नत मृदुमास, कुछ बाहर मांस निकला हो, ऐसे कुछ आपको फील होगा। तो ये हो गया सामान्य लक्षण ऑफ अंतःशल्यम। विशेष लक्षण देखते हैं, विशेष लक्षण कौन से है, अकॉर्डिंग टू व्रण वस्तु जो है उससे अकॉर्डिंग ये विशेष लक्षण दिए हुए हैं। हम जब त्वकगत की बात करेंगे तो त्वकगत में कौन से लक्षण होंगे, त्वकगत में है तो विवर्ण डिस्कलरेशन हो जाएगा, और जो शोथ बनेगा वो क्या होगा, बड़ा होगा और कठिन होगा। इससे हमें जानना है कि जो शल्य है वो त्वचा के अंदर स्थित है, ठीक है, तो विवर्ण हो जाएगा, आयत और कठिन शोथ हो जाएगा। बाद में मांसगत शल्य है तो उसमें वहाँ पर शोथ की अतिवृद्धि हो जाएगी, ठीक है। जब हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि वहाँ पर भी एक ऐसा वर्ड आया था कि शोफ की अतिवृद्धि, शोफ का बढ़ जाना, वो कहाँ पर था, स्नायु के विधि के लक्षण, ठीक है, जहाँ पर स्नायु शल्य की वजह से स्नायु कट जाता है, स्नायु इंजर हो जाता है, तब शोफ की अतिवृद्धि देखने को मिलेगी। और यहाँ पर मांसगत शल्य के लक्षण में शोफ की अतिवृद्धि है, ये आपको याद रखना है। दूसरा है पीड़न असहिष्णु, यानी कि उसको
दबाने से वो पेन है वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा। असर उसका जो वुंड है वो हिल नहीं होगा। चोट और पाक ये सब लक्षण देखने को मिलेंगे। अगर शल्य है वो पेशी के अंदर है तो कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे? तो जो ऊपर की ओर बताए हैं, शोफ अतिवृद्धि, पीड़न, असहिष्णु, असरोह, वो सब देखने को मिलेंगे। पर क्या होगा, कौन सा सिम्टम नहीं होगा? तो विदाउट चोश और शोथ, इन्फ्लामेशन ज़्यादा नहीं होगा और बर्निंग सेंसेशन भी ज़्यादा नहीं होगा। बाकी के सब लक्षण जो है वो कॉमन है। शिरागत है तो क्या होगा? उसके लिए 3 ही बताए हैं, शिराआधमानम, शिराशोफ और शिराशूल। शिराआधमानम, शिराशोल और शिराशोफ और शिराशूल, ये 3 है वो शिरागत शल्य जब रहता है उसके सिम्टम है। बाद में देखते हैं स्नायुगत के लक्षण। ठीक है, तो जब शल्य स्नायु में चला जाता है तब क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं? स्नायु संकोच, ठीक है, शोफ और उग्र रुझा, यानी कि पेन होगा, वो एक्सेसिवली पेन होगा। ठीक है, बाद में स्त्रोतस में जब चला जाता है तब क्या होगा कि जो स्त्रोतस का जो स्वकर्म होता है उसकी गुण की हानि हो जाती है। जब वो शल्य धमनी में चला जाता है तो क्या होगा कि धमनी के अंदर ब्लड वो है वो बह रहा है, तो क्या होगा? सफेन और सशब्द रक्तस्राव बहेगा। रक्तस्राव तो होगा, पर कैसा होगा? रक्तस्राव सामने लक्षण में भी था, पर यहाँ पे कैसा स्त्राव है? सफेन सशब्द युक्त स्त्राव, जब धमनी के अंदर कोई शल्य रह जाता है तब। अंगमर्द होगा, पिपासा होगा, रलास, ये 3 सिम्टम आपको याद रखनी है। धमनीगत है, ये इंपॉर्टेंट है। बाद में देखते हैं अस्थिगत, जब अस्थि के अंदर चला जाता है तब क्या होगा? विविध प्रकार की वेदना और शोथ उत्पन्न होगा। ठीक है, जब अस्थि मज्जा में चला जाता है, अस्थि के अंदर अस्थि विवर में जब चला जाता है तब क्या होगा? अस्थि विवर में अस्थि की पूर्णता हो जाएगी। ठीक है, अस्थि में कुछ भरा हुआ ऐसे कुछ प्रतीति होगी, अब अस्थि पूर्ण तो हो गया। अस्थि में तोद होगा, संघर्ष या बेचैनी जैसा आपको फीलिंग होगा। संधि में जब चला जाता है शल्य तब क्या होगा? तो कि अस्थिवद वेदना होगी, पर पर्टिकुलरली चेष्टा का नाश होता है, क्योंकि वहाँ पर जॉइंट मूवमेंट है वो अफेक्ट होगी। वहाँ पर चेष्टा जो है, जॉइंट मूवमेंट है वो इम्पेड होगी। साथ साथ अस्थि में जो भी है, अस्थितोद, बेचैनी, अस्थिपूर्णता, वो सब संधिगत में भी देखने को मिलेंगे। जब वह शल्य कोष्ठ में चला जाता है तब कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे? आनाह, आटोप, मूत्र पुरुष आहार दर्शन। ठीक है, मान लो कि किसी को गोली लगी है पेट में, कोष्ठ हो गया। ठीक है, हम मान लेते हैं उधर को हम कोष्ठ मान के चलते हैं, जीआई ट्रैक है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो हम जो क्षुद्रांत्र है वहाँ पर अगर गोली लगी है तो वहाँ से क्या होगा? मूत्र होगा। ठीक है, ब्लेडर में लगी है तो मूत्र होगा। अगर अंतरा प्रदेश में लगा है तो पुरुष होगा, या फिर थ्रोट रीजन में लगा है या फिर आमाशय में लगा है तो वहाँ से आहार, मूत्र पुरुष आहार, उस सब का दर्शन, यानी कि वो उसका ओजिंग होगा, वो बाहर निकलेगा। तो वहाँ से आपको जानना है कि ये अगर ऐसा कुछ निकल रहा है तो आपको जानना है कि ये कोष्ठ में शल्य है वो लगा हुआ है। ठीक है, तो व्रण के मुख में से ये सब अगर बाहर आ रहा है तो ये कोष्ठगत शल्य का लक्षण है। बाद में मर्मगत शल्य के लक्षण के स्पेसिफिक कोई नहीं है, पर ऐसा बोला है कि मर्मविद के जो लक्षण थे पिछले चैप्टर में जो हमने पढ़े थे, ठीक है, अतितावेक्षण, तंत्र युक्ति, तो वो सब हमें ये यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अभी क्या होता है, कुछ बार ऐसा होता है कि जब शल्य छोटा होता है, ठीक है, तो क्या होता है, इफ शल्य इज इनसाइड द वुंड, शल्य होता है वो हमारे वुंड के अंदर रहता है और जो वुंड होता है वो हिल हो जाता है। कई बार होता है जो शल्य हो छोटा होता है और अगर वो ज़्यादा इंजरी नहीं करता है तो वो जो शल्य है वो हमारे शरीर के अंदर ही रहता है और बाहर से जो व्रण है, वुंड है, वो हिल हो जाता है। ध्यान क्या होता है कि कुछ कारण है, जैसे कि दोष प्रकोप है, व्यायाम है, अभिघात है, अजीर्ण, ये 4 रीजन है आपको याद रखने, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोष के प्रकोप के कारण, व्यायाम के कारण, अभिघात और अजीर्ण, इस 4 के कारण क्या होगा कि जो शल्य है वो पुनः प्रचलित अवस्था में आएगा। ठीक है, उसकी पुनः मूवमेंट होगी, उससे क्या होगा, शल्य पुनः बाधनते, यानी कि फिर से वो शल्य जो अब तक पेन और इंजरी नहीं कर रहा था वो अब करने लगेगा, पुनः बाधनते। क्यों? क्योंकि उसके लिए रीजन है दोष प्रकोप, व्यायाम, अभिघात और अजीर्ण, ये आपको याद रखना है। बाद में अभी शल्य बॉडी के अंदर है, कहाँ पर है वो भी हमने जान लिया। ठीक है, ये शल्य कहाँ पर है वो हमने देख लिया। ठीक है, उससे हमें पता चलेगा। अभी कई बार कैसा होता है कि जो शल्य होता है, ठीक है, वो वुंड से वुंड को छोड़कर किसी और जगह पर चला जाता है। कि मान लो हाथ में लगा हुआ है या फिर उधर में लगा हुआ है, उधर में मान लो गोली लगी हुई है, ठीक है, तो गोली वहाँ से हट के वो
राइट साइड चली जाएगी या फिर लेफ्ट साइड चली जाएगी या फिर ऊपर की ओर चली जाएगी। तो जो ऐसा शल्य है कि जो दिख नहीं रहा है, वुंड में से भी नहीं दिख रहा है, कुछ प्रनष्ट हो गया है, नष्ट हो गया है, ऐसे शल्यों को जानने के लिए जो हमारा मेन आज का टॉपिक है, प्रनष्ट शल्यों को जानने की जो टेक्निक है वो हम अब जानेंगे। ठीक है, यूजी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 5 या फिर 10 मार्क में पूछा जाता है। तो उसके लिए 2 टेक्निक है, जैसे हमने लक्षण देखे सामान्य और विशेष, वैसे ही सामान्य टेक्निक भी है और विशेष टेक्निक भी है। ठीक है, हम सामान्य टेक्निक देखेंगे तो क्या है, तो हस्ती स्कंद जो हाथी के ऊपर बैठ के या फिर अश्वपृष्ठ घोड़े के ऊपर बैठ के, ठीक है, सवारी करनी है हाथी और घोड़े, क्योंकि वो जो घोड़ा होता है वो फोर्स से चलता है, जो हाथी होता है उससे भी क्या होता है, फोर्स उत्पन्न होता है। ठीक है, पर्वत और द्रुम, ठीक है, पर्वत या जो माउंटेन है, ट्रीज है, उसमें आरोहण करना है, उसमें क्लाइंब करना है। ठीक है, एडवेंचर जैसा करना है। धनुर्व्यायाम करना है। ठीक है, धनुर्व्यायाम यानी कि धनुष्य है उसमें प्रत्यंचा चढ़ानी है या फिर धनुष्य को उठा के उससे प्रैक्टिस करनी है, धनुष्य से लड़ना है। ठीक है, बाद में नियुद्ध बोला है, युद्ध करने को, अध्वगमन एक्सेसिव वॉकिंग करने को, द्रुतयान भागने को। ठीक है, लंघन यानी कि कूद कूद के मारने का। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कूदने का। ठीक है, प्लवन यानी कि तैरने को, प्रतरण है, व्यायाम, प्राणायाम, ये सब करने से क्या होगा, एक प्रकार का फोर्स लगेगा हमारी बॉडी में। ठीक है, इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा। दूसरा बताया हुआ है जृंभा, उद्गार, कास, क्षवथु। ठीक है, ऐसे कुछ वेग बताए हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जृंभा है, उद्गार है, कास है, क्षवथु है, स्नीजिंग है, स्टीवन है। ठीक है, और हंसना यानी कि जोर जोर से हंसना है। ये सब करने से क्या होगा, इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, फोर्स लगेगा, उससे क्या होगा। दूसरा दिया हुआ है वात, मूत्र, पुरुष और शुक्र का उत्सर्ग यानी कि उसको उदीर्ण करना है। ठीक है, वात को उदीर्ण करना है, मूत्र नहीं है फिर भी उसको उदीर्ण करना है, बाहर निकालने के लिए फोर्स करना है, शुक्र का भी उदीर्ण करना है। उससे क्या होगा, जो शरीर में फोर्स बढ़ेगा, उससे क्या होगा, यत्र शोफ और वेदना भवती तत्र शल्यम जानियत। ठीक है, ऐसा करने से शरीर में फोर्स बनता है। ऐसा करने से जिस भी पार्ट में, अभी क्या करेंगे, ऐसा करके हम पूरी बॉडी में देखेंगे, तो जिस भी पार्ट में शॉफ इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है और वेदना होती है, ठीक है, जिस भी पार्ट में शॉफ और वेदना दोनों होता है, वहाँ पर आपको शल्य है ऐसा जानना है। तो उसके लिए कौन से क्राइटेरिया है, तो शॉफ और वेदना ये आपको याद रखना है। इन्फ्लामेशन और पेन ये दोनों का क्राइटेरिया है जो हमें बताएंगे कि कहाँ पर शल्य है, ये आपको याद रखना है, ये आगे भी काम आएंगे। अभी हम देखेंगे विशिष्ट शल्य के आइडेंटिफाई करने की टेक्निक। ठीक है, तो सबसे पहला है त्वक। अगर जो भी शल्य है वो अगर त्वक के अंदर चला गया है तो उसको जानने के लिए क्या टेक्निक है, तो टेक्निक बताते हैं सुश्रुत जी कि सबसे पहले मान लो कि त्वक के अंदर शल्य चला गया है, तो सबसे पहले उसके जो भी व्रण है या फिर उसके आसपास के जो रीजन है वहाँ पर क्या करना है, स्नेहन स्वेदन नियर व्रण, उसके ऊपर उसको आपको क्या कर देना, स्नेहन और स्वेदन कर देना है। बाद में मिट्टी है, मांस यानी कि उड़द है, यव गोधूम, गोमय जो, ठीक है, जो काउडंग रहता है उससे क्या करना है, मर्दन करना है, उसकी पेस्ट का मर्दन करना है। ऐसा करने से जहाँ पर भी शोथ और वेदना होती है उन त्वचा, वहाँ पर तत्र शल्यम जानिए, वहाँ पर आपको शल्य जानना है। ये टेक्निक आपको याद रखनी है। स्नेहन स्वेदन करने के बाद अप्लाई करना है मिट्टी, मांस, यव गोधूम, गोमय, उसका मर्दन करने से जहाँ पर भी शोथ वेदना होगी वहाँ पर शल्य है ऐसा आपको जानना है। दूसरी टेक्निक बताइए त्वक प्रनश शल्य में स्त्यान घृत यानी कि जमा हुआ घी है। ठीक है, ऐसा घी कि जो जमा हुआ है ऐसा घी लेना है, उसमें मिट्टी मिलानी है, क्योंकि मिट्टी क्या करेगा, कुछ रब जैसा, ठीक है, स्क्रबिंग जैसा मटेरियल प्रोवाइड करता है। ठीक है, घी तो एकदम स्निग्ध होता है पर मिट्टी है वो स्क्रबिंग मटेरियल प्रोवाइड करता है। बाद में चंदन कल्कम, उसका लेप करना है व्रण के आसपास। ठीक है, चंदन बताया है, चंदन क्यों, क्योंकि हम रब करेंगे थोड़ा बर्निंग सेंसेशन होगा। ठीक है, तो चंदन होगा वो शीतल होगा तो उससे क्या होगा, वो थोड़ा आराम मिलेगा। तो चंदन, मिट्टी और जो जमा हुआ घी है वो मिक्स करके आपको अप्लाई करना है ऑन व्रण और व्रण के आसपास। तो क्या होगा, जहाँ पर भी शल्य होगा, ठीक है, वहाँ पर घृत शुष्यति, जो हमने घी अप्लाई किया है वो क्या होगा, तो अगर वो घी है वो उसका शोष हो जाएगा, वो सूख जाएगा, या फिर विसरति यानी कि वो जो जमा हुआ घी है वो लिक्विफाई होके फैलने लगेगा। तो अगर फैलने लगता है और अगर सूख जाता है, ऐसा कुछ देखने को मिलता है। और जिस भी पार्ट में, ठीक है, हमने पूरे हाथ में कर दिया पर मान लो एल्बो वाले रीजन में वहाँ पर घी वो सूख गया और वो फैलने लगा, तो वहाँ पर आपको तत्र शल्यम जानिए, वहाँ पर आपको शल्य है ऐसा जानना है। यह होगी त्वक प्रनश्य शल्य की टेक्निक। वैसे ही हम देखेंगे सभी की अलग अलग है।
बाद में हम देखते हैं मांस प्रनष्ट शल्य की टेक्निक। फिर से वहाँ पर स्नेहन और स्वेदन करना है, नियर व्रण। बाद में अनवबोध और क्षुभ्यमाण, जो शिथिलभूत शल्य है, ठीक है, कर्षित जो इमासिएटेड है, ठीक है, जिसकी हड्डियाँ दिख रही है, ऐसे कुछ इमासिएटेड पेशेंट है, ठीक है, और उसमें अगर शल्य है वो शिथिलभूत है, अगर लूज है, ठीक है, तो जहाँ पर भी शोथ और वेदना उत्पन्न होगी वहाँ पर आपको शल्य जानना है, ठीक है। अगर पेशेंट कर्षित है, इमासिएटेड है, तो वहाँ पर क्या होगा, मांस होगा वो क्या होगा, पतला होगा, तो वहाँ पर जो भी शल्य फंसेगा वो क्या होगा, इतना कठिन या फिर टाइटली अटैच नहीं होगा, क्या होगा, शिथिलभूत होगा, ठीक है। तो शिथिलभूत है, अगर मूवेबल है, लूज है तो क्या होगा, अगर लूज है तो क्या होगा, इधर उधर मूवमेंट करेगा, जैसे बॉडी की मूवमेंट होती है तब ऐसे ऐसे मूवमेंट करेगा, उस मूवमेंट से क्या होगा, इन्फ्लामेशन और वेदना होगी, उससे क्या होगा, इन्फ्लामेशन और वेदना होगी, वहाँ पर आपको शल्य जानना है। बाद में कोष्ठ अस्थि संधि पेशी प्रनष्ट शल्य है, वो सेम एज अब जो ऊपर बोला है वहीं से आपको ये जानना है। बाद में नेक्स्ट शिराधमनी स्नायु स्त्रोतस प्रनष्ट शल्य है, उसके लिए स्पेसिफिक बोला है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। खंड चक्र युक्त यान है, ठीक है, तो क्या करना है, अगर कुछ ऐसा व्हीकल है जिसका पहिया है वो टूटा हुआ है, ठीक है, जिसका व्हील है वो खंड है, खंडित है, टूटा हुआ है, उसमें आपको सवारी करनी है, जो भी पेशेंट है उसको सवारी करनी है, उससे क्या होगा, या फिर विषम ध्वनि, ठीक है, उससे सवारी करने से क्या होगा, एक विषम सवारी होगी, ठीक है, विषम फोर्स लगेगा, ठीक है, ऑपोजिट फोर्स लगेगा, उससे क्या होगा, जहाँ पर भी शल्य होगा वो मूव होके यत्र शोफ और वेदना भवती तत्र शल्यम जानियत, वहाँ पे आपको शल्य जानना है। बाद में अस्थि प्रनष्ट शल्य है, तो उसके लिए क्या बताए, स्नेहन और स्वेदन, नियर्द व्रण। बाद में क्या करना है, बंधन और पीड़न। अस्थि प्रनष्ट है तो जहाँ पर भी उसको पेन हो रहा है, ठीक है, जहाँ पर भी लग रहा है कि यहाँ यहाँ हो सकता है, वहाँ पर आपको बंधन और पीड़न कर देना है। बंधन और पीड़न करने से, दबाने से या फिर कुछ बैंडेजिंग करने से यत्र शोफर वेदना भवती तत्र शल्यम जानियत, ये आपको याद रखना है अकॉर्डिंग टू अस्थि प्रनष्ट शल्य। बाद में बताया है कि संधि प्रनष्ट शल्य, अगर शल्य है वो संधि के अंदर संधि के अंदर प्रनष्ट हो गया है तो कैसे जानेंगे, तो उसके लिए बताया कि स्नेहन स्वेदन नियर व्रण, ठीक है, फिर से स्नेहन स्वेदन करेंगे व्रण के आसपास, उसके साथ बंधन और पीड़न तो है ही जो अस्थि में था, साथ साथ दो एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, प्रसारण और आकुंचन, ठीक है, बंधन और पीड़न तो करना है, साथ साथ उसको संधि है, जॉइंट है तो उसको मूवमेंट भी कराना है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन भी कराना है, उससे क्या होगा, यत्र शोफ और वेदना भवती तत्र शल्यम जानीयात, यहाँ पर प्रसारण और आकुंचन ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। बाद में मर्म प्रनष्ट शल्य है, उसमें सेम एज अबव जो ऊपर दिए हुए वही सब सेम है, वही आपको याद रखना है। बाद में अभी ये सब करने से हमें शल्य पता चल गया तो हम क्या करेंगे, शल्य को बाहर निकाल देंगे, वो व्रण का शोधन करेंगे, प्रक्षालन करेंगे, बाद में हम बैंडेजिंग करेंगे या फिर सूचरिंग करेंगे, ठीक है। अभी शल्य को बाहर निकालने के बाद उसके अंदर फर्दर कोई शल्य का टुकड़ा रह गया है या फिर कोई शल्य बच गया है, ये हमें जानना है। और अगर शल्य नहीं है वो जानने के लिए दो क्राइटेरिया है, एक है सशल्य व्रण के लक्षण और एक है सशल्य निशल्य व्रण के लक्षण, ठीक है। तो अगर व्रण के अंदर शल्य बच गया है तो बाद भी कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे, यस्मिन देशे तोद आदि, यानी कि जिस भी प्रदेश में पेन हो रहा है, वेदना हो रही है, सुप्तता नमनेस जैसा हो गया है, गुरुता, घर्षण और स्त्राव हो रहा है, वो सशल्य व्रण का लक्षण है। और फिर जिस देश, जो भी देश या फिर जो भी पार्ट, बॉडी का जो भी पार्ट जिसका आतुर अभीक्षण परिरक्षति, ठीक है, जो पेशेंट है वो बार बार क्या कर रहा है, उसको टच कर रहा है, उसको छुपा रहा है, उसके ऊपर हाथ रख रहा है, उसकी रक्षा कर रहा है, वो पार्ट पे शल्य है ऐसा जानना चाहिए, वहाँ पर सशल्य ऐसा जानना चाहिए। या फिर जिस भी पार्ट में जो भी पेशेंट है, जो भी पर्सन है, वो बारम्बार फ्रिक्वेंटली क्या कर रहे, संवाहयमानो, यानी कि उसके ऊपर ऐसे ऐसे हाथ घुमा रहा है, ठीक है, हाथ उसके ऊपर दबा रहा है, प्रेशर दे रहा है, तो वो सशल्य व्रण का लक्षण है। बाद में देखते हैं निशल्य व्रण का लक्षण क्या है, तो व्रण के अंदर से शल्य चला जाता है, जब हम निकाल लेते हैं तो कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं वो हम देखेंगे। तो यस्मिन देशे अल्प बाधा, जो पीड़ा हो रही थी वो अब कम हो गई क्योंकि शल्य निकल गया, और शोफ, जो शोफ था वो अल्प हो गया, रुजा थी वो अल्प हो गई, निरुपद्रव, जो उपद्रव कॉम्प्लिकेशन थे वो भी निरुपद्रव हो गया, जो पेशेंट का जो मन है वो प्रसन्न हो गया, जो शोफ जो व्रण था उसका जो किनारी जो सरफेस है, ठीक है, जो पेरीफेरी सरफेस है वो मृदु हो गया है,
निराघट यानी कि जो अभी उसको घर्षण फ्रिक्शन हो रहा था वो भी उसको नहीं हो रहा है, और जो व्रण है वो उन्नत है, यानी कि जो उसका एलिवेशन था, ठीक है, बाहर निकला जो इन्फ्लेमेशन था वो अब सबसाइड हो रहा है, तब आपको समझना है ये शल्य है वो निशल्य व्रण के लक्षण है। उसके बाद बोला है कि अगर आप शल्य है उसको निशल्य है, उसके अंदर शल्य है नहीं है, उसको जानने के लिए एक टेक्निक बताई है, ठीक है, जैसे हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, ऐसा ही कुछ इन्वेस्टिगेशन हमें आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि तद यथा मार्गम ऐषण्यम सर्वतो दृष्टवा, ठीक है। तो क्या करना है, अगर अंदर शल्य है कि नहीं इसके लिए क्या करना है, उस वुंड के अंदर सलाका पास करनी है। सलाका या प्रोब पास करने से हमें कुछ हार्ड टच मिलता है, ठीक है, हार्ड मेटालिक क्लिक होता है या फिर कुछ टच होता है, तब आपको वहाँ पर शल्य ऐसा जानना है, ठीक है। अगर कोई सा भी टच नहीं हो रहा है तो आपको वहाँ पर शल्य नहीं ऐसा जानना है, ठीक है। बाद में प्रसारण अंकुचन कर्म करने से निशल्य है ऐसा आप जान सकते हो, ठीक है। बाद में लास्ट हम देखते हैं कि अगर शल्य हमने नहीं निकाला है, ठीक है, तो चिरकालीन अवस्था में अगर प्रनष्ट शल्य है वो नष्ट होके अंदर की ओर रह जाता है तो उसकी क्या स्थिति होगी, क्या कंडीशन होगी। पहला दिया हुआ है कि अस्थिर रूप शल्य, अगर जो शल्य है वो अस्थिर रूप है, मान लो कि हमारी बॉडी के जो बोन है वो फ्रैक्चर हो गए हैं, वो ब्रोकन हो गए हैं और वो शल्य के जैसे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि जो अस्थिर रूप शल्य है वो ब्रेक इनटू फ्रेगमेंटेड इन द बॉडी, वो अस्थिर रूप शल्य है जो अंदर फंसा हुआ है वो ब्रेक हो जाएगा और अंदर फ्रेगमेंट, ठीक है, टुकड़े टुकड़े होकर बॉडी के अंदर रहेंगे। जबकि जब सिंग और लोह आदि जो शल्य है, जो मेटालिक शल्य है, वो अगर बॉडी के अंदर हो गए तो वो बेंड हो जाएंगे, ठीक है। वृक्ष वेणु तृण अगर ऐसे कुछ शल्य है तो वो रक्त और मांस का क्या कर देंगे, पाक कर देंगे, ये आपको याद रखना है। कनक रजत ताम्र, ठीक है, रेतिका त्रपोष शीशक ऐसे कुछ शल्य है तो वो पित्त के तेज, ठीक है, पित्त की उष्णता से क्या हो गए, रस रक्तादि धातु के अंदर विलीन हो जाएंगे, यानी कि वो लिक्विफाई होके रस रक्त धातु में मिल जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। विषाण दंत केश अस्थि वेणु ऐसे कुछ शल्य है, उपल यानी कि गोमय जो ऐसे कुछ शल्य है वो न विश्रियंते न विलीयंते, वो पित्त के तेज से भी उसका नष्ट नहीं होता है, वो बॉडी के अंदर रहता ही है, ठीक है। बाद में बताते हैं विविध शल्य पंचगति व्रण वस्तु गतः शल्य, ठीक है। तो जो शल्य की गति है, ठीक है, शल्य के टाइप्स है, शारीर है, आगंतुज है, और जो व्रण वस्तुगत शल्य है उसके लक्षण है, या फिर प्रनष्ट शल्य की जो टेक्निक है, ठीक है, उसको जानने की, ये सब जो भी वैद्य जानता है वो राजवैद्य कहलाता है। क्योंकि जब राजा, ठीक है, राजा के वैद्य होते तो राजा जब युद्ध करते तब उसको क्या होता है, ये सब मेटालिक शल्य है वो लग जाते हैं, ठीक है। तब है वो यह ज्ञान आवश्यक है कि प्रनष्ट शल्य है उसको निकालने या उसको आइडेंटिफाई करने की टेक्निक है वो जानना है। तो जो भी वैद्य ऐसा कुछ जानता है, ठीक है, वो क्या होगा, वो राजवैद्य कहलाएगा। इति सुश्रुत संहितायां सूत्रस्थाने प्रनष्ट शल्य विज्ञानीय नाम षड्विंशतितमो अध्याय समाप्त, ठीक है। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।